Hello everyone. We are going to start our class 10 NCERT History Chapter 2 Nationalism in India. तो देखो अभी तक हमने नेशनलिज्म के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म आ रहा था उसको ना नए स्टेट्स नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन से देख के जोड़ा जा रहा था। तो इसका मतलब देखो कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बदल रही थी कि वो कौन है, वो किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और क्या उनके बीच में बिलोंगिंग है, इस तरह की सेंस भी डेवलप हो रही थी। अब नए सिंबल्स, नए आइकन्स, नए सॉन्ग्स, नए आइडियाज ये सब भी बन रहे थे। तो ये सब नए नए लिंक्स लोगों के बीच में बना रहे थे, लोगों में एकता आ रही थी इस तरह से। और कम्युनिटीज जो होती थी, जैसे हमने पढ़ी है इतनी सारी कम्युनिटीज, ब्रिटिश आइल्स में भी कई कम्युनिटीज आ जाती थी। तो ये सब अपनी अपनी बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर रहे थे, मतलब नए नए नेशन स्टेट्स में आने के लिए नए नए देश बना रहे थे। तो कई कंट्रीज में ये जो नेशनल आइडेंटिटी थी ना, ये एक लंबे प्रोसेस के थ्रू लोगों के बीच में आई है। अब ये कॉन्शियसनेस कि हम भी एक यूनिटी है हमारे बीच में भी, नेशनलिज्म इंडिया में कैसे आया। देखो इंडिया और दूसरी कॉलोनीज में भी ना जो इन मॉडर्न नेशनलिज्म है, ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। कॉलोनियल रूल से तो सभी परेशान थे। अब लोग ना अपनी यूनिटी, ये जो स्ट्रगल था ना उनके उनका कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, उसमें ढूंढने लग गए थे। अब उन सब के बीच में ये कॉमन सी सेंस आ गई थी कि हमको कॉलोनियलिज्म ओप्रेस कर रहा है। तो ये जो सेंस थी ना, ये अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ बांध रही थी। लेकिन देखो हर एक क्लास या ग्रुप ना कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स को अलग अलग तरीके से फील करता था। उनके एक्सपीरियंस अलग अलग होते थे। और आजादी, फ्रीडम को लेकर उनके नोशंस भी अलग अलग होते थे कि हम फ्री हो जाएंगे तो हमको ये अधिकार मिलेगा, हम ये करना चाहते हैं। इस तरह से इनके नोशंस भी अलग होते थे। अब कांग्रेस भी महात्मा गांधी के अंदर अंडर ना ट्राई कर रही थी कि ये अलग अलग जो ग्रुप्स है ना, इनको साथ में जोड़कर एक मूवमेंट के अंडर ले आए। लेकिन यूनिटी कभी भी देखो संघर्ष के बिना तो आती नहीं है। तो इस केस में भी नहीं आई। हमने देखो पहले भी पढ़ा है कि इंडिया में जो नेशनलिज्म की ग्रोथ है वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में किस तरह से हुई है। अब हम इस चैप्टर में 1920s के बाद की स्टोरी देखने वाले हैं। हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने एक नेशनल मूवमेंट बनाया है, डेवलप किया है। किस तरह से सोशल ग्रुप्स ने इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है और किस तरह से नेशनलिज्म लोगों के मन में आया था। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो 1919 के बाद के साल में ना ये जो नेशनल मूवमेंट था ये स्प्रेड हो रहा था नए एरियाज में। 1919 के बाद तो नए नए सोशल ग्रुप्स भी थे इसके अंदर आते जा रहे थे और नए नए स्ट्रगल के तरीके इसमें भी इंक्लूड होते जा रहे थे नेशनल मूवमेंट में। अब इन डेवलपमेंट्स को हम समझेंगे और इनका क्या परिणाम रहा ये सब भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, इसके कारण एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन आ गई थी। और देखो डिफेंस एक्सपेंडिचर में, डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं खरीदने होते हैं या फिर कुछ भी डिफेंस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर था, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था वॉर के कारण। तो अब इसको फाइनेंस करने के लिए वॉर लोन्स लिए जाते थे, टैक्स बढ़ाए जाते थे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई जाती थी और इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो वॉर के ईयर्स थे इनमें प्राइसेस भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़े हैं। 1913 से 1918 तक तो डबल भी हो गए थे प्राइस, तो जिसके कारण कॉमन पीपल बहुत ज्यादा सफर करे। अब विलेजर्स जो थे, विलेजर्स को सोल्जर सप्लाई करने को बोला गया और फोर्स रिक्रूटमेंट हुई रूरल एरियाज में। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या हो जाता है कि कॉलोनियल स्टेट ना फोर्स कर रहा था लोगों को कि आप आर्मी को ज्वाइन करो, हमको लड़ने जाना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट भी हुई, तो इसके कारण भी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। अब 1918 से 1919 और 1920 से 21 वाली क्रॉप जो थी ना, वो इंडिया के कई पार्ट्स में फेल हो गई। तो इसके कारण फूड की भी बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई थी। और साथ ही साथ देखो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया था, इन्फ्लुएंजा आ गया था। तो 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 टू 13 मिलियन, इतने सारे लोग ये फेमाइन्स और एपिडेमिक के कारण मारे गए। मतलब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए। लेकिन देखो लोगों को लग रहा था कि जब वॉर खत्म हो जाएगी ना तो हमारी भी ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इन सब के बीच में देखो एक नए लीडर भी उभर उभर के आए, गांधी जी। और उन्होंने एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल लोगों को समझाया। महात्मा गांधी देखो इंडिया में रिटर्न कर गए थे जनवरी 1915 में, इंडिया वापस आ गए थे। अब वो आए कहाँ से थे? वो साउथ अफ्रीका से आए थे, जहां पर वो एक सक्सेसफुल रेसिस्ट रजीम के खिलाफ ना, रेसिस्ट रजीम के खिलाफ लड़े थे। रेसिस्ट रजीम क्या हो जाता है, जिस तरह ब्लैक्स के ऊपर व्हाइट्स डोमिनेट कर रहे हैं, इस तरह का जो शासन हो जाता है ना, ये हो जाता है रेसिस्ट रजीम। तो इसके खिलाफ वो लड़के आए थे एक नोवल मेथड के थ्रू, मतलब अच्छे सभ्य नए तरीके के थ्रू, जिसमें वो मास एजिटेशन, कई सारे लोगों को बुलाकर एक अच्छा सा जन आंदोलन करते थे, जिसको वो कहते थे सत्याग्रह। सत्याग्रह, अब ये आइडिया क्या था सत्याग्रह का कि जो ट्रुथ की पावर होती है ना, और जो ट्रुथ के लिए खोज कर रही होती है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। अगर देखो सत्याग्रह के अकॉर्डिंग
अगर हमारा कॉज सही है, मतलब कारण सही है लड़ने का, अगर स्ट्रगल अन्याय के विरुद्ध है, और तो फिर फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है ओप्रेसर से लड़ने के लिए, मतलब ओप्रेसर को डिफीट करने के लिए फिजिकल फोर्स लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओप्रेसर कौन हो जाता है? जो भी आपको ओप्रेस कर रहा हो, दबा रहा हो, वो हो जाता है ओप्रेसर। तो बदले की भावना या फिर गुस्से की कोई जरूरत नहीं है। एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस के थ्रू भी बैटल को जीत सकता है, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब जब ओप्रेसर की कंसाइंस तक को अपील कर दिया जाए, मतलब कि उसकी अंतरात्मा तक बात चली जाए, उसकी अंतरात्मा को भी कन्विंस करा दिया जाए, तभी जीत सकता है। अब लोग ओप्रेसर भी देखो, इनको इनको मनवाना पड़ेगा कि आप सच को देखो। वायलेंस के थ्रू सिर्फ सच को एक्सेप्ट नहीं करवाना, बल्कि वो खुद भी सच को देखे, उसकी अंतरात्मा उसको कहने लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो मेथड हो जाता है वो हो जाता है सत्याग्रह। अब ये जो स्ट्रगल था, तो इसमें देखो ट्रुथ जो था, ट्रुथ अल्टीमेटली जीतेगा। महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो धर्म है ना, नॉन वायलेंस वाला, ये सभी इंडियंस को यूनाइट कर देगा। तो इंडिया में आने के बाद महात्मा गांधी ने ना सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट अलग अलग प्लेसेस पर ऑर्गेनाइज कराई। 1917 में देखो, वो बिहार के चंपारण में गए ताकि वो पीजेंट्स को इंस्पायर कर सके कि आप ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के विरोध में सत्याग्रह करो। फिर वो 1917 में देखो, उन्होंने सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज कराया। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी कि उधर क्रॉप फेलियर था, प्लेग एपिडेमिक था, तो वो लोग रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे। और साथ ही साथ उनकी ये भी डिमांड थी कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना, इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन दो, इसमें थोड़ा हल्का करो। अब ये 1918 की बात देखो, 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए ताकि एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज कर सके कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम आने वाले पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया, द रॉलेट एक्ट। तो देखो, गांधी जी को सक्सेस मिल गया था ना ऊपर कुछ मूवमेंट्स चलाने में, हम पढ़ के आए हैं। तो गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो एक ना नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, ये जो रॉलेट एक्ट प्रपोज किया हुआ है ना उसके अगेंस्ट में। तो देखो, ये जो रॉलेट एक्ट था, इसको जल्दी जल्दी से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ना इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद प्रस्तावित कर दिया था, पास कर दिया था। तो रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग ना गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स मिल गई थी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबा सके, और साथ ही साथ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे ना, अब उनको 2 साल के ट्रायल के बिना सीधा डिटेंशन कर सकते थे उनकी, मतलब उनको सीधा जेल में डाल सकते थे। पहले क्या होता था, पहले उनको 2 साल के लिए ट्रायल पीरियड मिलता था, वो जज के सामने आते थे, अपना पक्ष रखते थे, फिर वो अगर दोषी साबित होते थे तब उनको जेल में डाला जाता था, अब सीधा डाल देते थे। तो महात्मा गांधी ना इन सब के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट, जिसमें हिंसा ना हो, ऐसा एक सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे, इस तरह के अनजस्ट लॉज के साथ, जो कि स्टार्ट भी हुआ एक हड़ताल के साथ 6 अप्रैल को। तो देखो, रैलीज जो है अलग अलग सिटीज में ऑर्गेनाइज की कराई गई थी, वर्कर्स भी स्ट्राइक पर चले गए थे, रेलवे वर्कशॉप्स के वर्कर्स गए थे और शॉप्स को बंद कर दिया गया था। तो इस तरह की ये जो एक तरह का विरोध सा होने लग गया था ना, इससे थोड़े से ब्रिटिश घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि ये जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि रेलवे और टेलीग्राफ है वो सब डिसरप्ट हो जाएगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना थोड़ा सा नेशनलिस्ट के विरोध कार्रवाई करने का सोचा। तो लोकल लीडर्स अमृतसर से उठा लिए गए और महात्मा गांधी को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ, अमृतसर में ना पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन, मतलब शांतिपूर्ण जुलूस हो रहा था, उस पर ओपन फायर कर दिया, गोलियां चला दी। तो इससे ना देश में कई जगह दंगे हो गए थे, बैंकों पर अटैक होने लग गया, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर अटैक होने लग गया। तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया और जनरल डायर ने इसकी कमांड ले ली थी। अब देखो, 13 अप्रैल को क्या हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। एक बहुत बड़ा क्राउड जो है ना, लार्ज क्राउड, वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ था, और वो उनमें से कुछ लोग तो आए थे गवर्नमेंट के जो ये रिप्रेसिव मेजर्स है विरोध करने के लिए इनका, और कई लोग आए थे जो एनुअल बैसाखी फेयर, बैसाखी का जो मेला लगता है उसको अटेंड करने के लिए। अब जो अमृतसर से बाहर के थे, मतलब सिटी से बाहर के थे, उनको इस मार्शल लॉ की खबर नहीं थी। तो फिर वो लोग तो आ गए थे, तो डायर ने क्या किया, डायर ना इस एरिया में घुस गया जलियांवाला बाग के, और उसने एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया और क्राउड पर ओपन फायर कर दिया। तो इसके कारण सैकड़ों लोग मर गए, हंड्रेड्स मर गए। तो डायर का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो ना बाद में उसने डिक्लेयर किया कि उसका ऑब्जेक्टिव था कि एक मॉरल इफेक्ट लोगों के ऊपर वो प्रोड्यूस कर सके, ताकि सत्याग्रहियों के दिमाग में डर और आतंक भर जाए। तो ये जलियांवाला बाग की न्यूज जैसे जैसे फैलने लगी, तो क्राउड जो है स्ट्रीट पर आ गया नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। तो अलग अलग जगह पर स्ट्राइक्स थी, पुलिस के साथ लोग टकरा रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक होने लग गए थे। तो गवर्नमेंट ने भी इसका रिस्पॉन्स एक ब्रूटल रिप्रेशन के साथ किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेइज्जत करने की कोशिश की, आतंकित करने की कोशिश की लोगों को,
सत्याग्रही जो थे ना, उनको फोर्स किया गया कि आप ग्राउंड पर अपनी नाक रगड़ो। सत्याग्रही को इस तरह से फोर्स किया गया, स्ट्रीट्स पर क्रॉल करवाया, मतलब घुटनों के बल चलवाया, और साहिब लोगों को सलाम करवाया, और साथ ही साथ देखो विलेजेस में या लोगों को कोड़े भी मारे गए, पीपल वर फ्लॉग्ड। और विलेजेस को जो ना अ, आज के डेट में पंजाब का, पाकिस्तान का पंजाब है ना, उसमें गुजरावाला के अराउंड के विलेजेस है ना, उनको बॉम्ब भी किया गया। तो ये वायलेंस को बढ़ता देखकर गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद करवा दिया। तो देखो, रोलेट सत्याग्रह जो था ना, ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट तो था, लेकिन फिर भी ये सिटीज और टाउन्स तक ही लिमिटेड था। महात्मा गांधी को लगने लगा कि एक थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट चलाना है ना इंडिया में, तो उसकी अपने को जरूरत है, लेकिन ऐसा मूवमेंट तभी हो सकता है जब हिंदूज और मुस्लिम साथ में आ जाए। तो एक तरह से इनको साथ में लाने का मौका उनको मिल गया था, कि उनको लगा कि अगर खिलाफत इशू को मैं ले लूंगा, जो बताऊंगा अभी खिलाफत इशू क्या है। तो महात्मा गांधी को लगा कि खिलाफत इशू पर काम करेंगे तो हिंदू मुस्लिम साथ में आ जाएंगे, खिलाफत इशू समझो। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ओटोमन टर्की हार गया था। तो ऐसी रूमर्स थी कि एक ना हार्श पीस ट्रीटी, एक ट्रीटी जो है वो ओटोमन एम्पर जो थे वो स्पिरिचुअल हेड थे इस्लामिक वर्ल्ड के, खलीफा। तो खलीफा के ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज कर दी गई। तो खलीफा की जो टेम्पोरल पावर्स होती है ना, उसको तो उसकी रक्षा करने के लिए, खलीफा की जो शक्तियां होती है उसको रक्षा करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बनी थी मार्च 1919 में। तो मुस्लिम लीडर की एक यंग जनरेशन, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, मतलब अली ब्रदर्स, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया कि एक मास एक्शन इस इशू पर होना चाहिए। तो ये था खिलाफत इशू। तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखने लगी कि मुस्लिम्स को ना एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट में हम इस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं और हिंदू मुस्लिम्स को साथ में ला सकते हैं। तो फाइनली कांग्रेस का जो सितंबर 1920 का कलकत्ता सेशन था ना, इसमें उन्होंने कन्विंस कर दिया था दूसरे भी लीडर्स को कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें ना खिलाफत का भी हम सपोर्ट करेंगे, वो जरूरी है स्टार्ट करना, और स्वराज की भी मांग हम इसी में करेंगे। तो लोग इस तरह से कन्विंस कर दिया था गांधी जी ने, तब ये फिर मूवमेंट हुआ था सफल। तो देखो, नॉन कोऑपरेशन की जरूरत क्या थी, वाई नॉन कोऑपरेशन। तो अपनी बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी बताते हैं कि ब्रिटिश रूल ना इंडिया में इसीलिए आया था क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, और वो सरवाइव भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि इंडियंस ही कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस ना कोऑपरेट करने से मना कर देंगे तो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में है वो एक साल के अंदर अंदर कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज आ जाएगा। स्वराज मतलब अपना राज आ जाएगा। तो ये नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट कैसे बन गया, तो गांधी जी ने कुछ स्टेजेस में नॉन कोऑपरेशन की हेल्प ली है। जैसे कि गांधी जी ने सबसे पहले बताया कि उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए सरेंडर ऑफ टाइटल्स थे। जो भी गवर्नमेंट ने अवार्ड्स दिए, टाइटल अवार्ड किए हुए, उनको सरेंडर कर दो, उनको त्याग दो। और सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, ये सब ब्रिटिशर्स का जितना भी है ना, इनको बाइकआउट कर दो। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। अगर देखो गवर्नमेंट ने रिप्रेशन यूज किया, मतलब विरोध किया गवर्नमेंट ने, तो एक पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन जो है, पूरा सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर दिया जाएगा। तो देखो 1920 की समर में ना महात्मा गांधी और शौकत अली वो बहुत ज्यादा घूमने लगे लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। तो देखो कांग्रेस के अंदर भी ना ये जो प्रपोजल था ना सिविल डिसोबीडियंस का, इसके रिगार्डिंग थोड़ा कंसर्न था, क्योंकि वो लोग खुद भी जो काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल कर रखे ना नवंबर 1920 के लिए, उसको बॉयकॉट करने के लिए तैयार नहीं थे, थोड़ा सा वो झिझक रहे थे। तो और उनको साथ ही साथ डर भी था कि शायद वायलेंस ना हो जाए इसके चक्कर में। तो सितंबर से दिसंबर के महीने में ना कांग्रेस के अंदर ही अंदर बहुत संघर्ष भी चल रहा था। तो ये जो चल रहा था सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स मूवमेंट को, कोई सपोर्ट करने वाले भी थे, कोई अपोज करने वाले भी थे कांग्रेस के अंदर ही अंदर। इनके ना कोई मीटिंग पॉइंट नहीं आ रहा था कि हम सब मिलके बात कर ले। तो फिर फाइनली देखो दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस सेशन जो नागपुर में हुआ था ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज इनके बीच में काम कर गया था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये मूवमेंट किस तरह से चला, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, अलग अलग सोशल ग्रुप्स किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर चल रहे थे। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 3 of class 10th NCERT History Chapter 2 Nationalism in India Differing Strands Within the Movement। तो देखो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट ना जनवरी 1921 में शुरू हुआ था और अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और हर एक की अपनी अपनी अलग इच्छा थी इस मूवमेंट को लेकर। सभी ने देखो जो स्वराज की बात उठ रही थी उसका रिस्पॉन्स तो किया है, लेकिन हर एक के लिए ना स्वराज की जो बात थी वो डिफरेंट थी अलग अलग लोगों के लिए। द मूवमेंट इन द टाउन्स, तो देखो मूवमेंट जो है वो सिटीज में मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से शुरू हुआ था, मिडिल क्लास पार्टिसिपेट कर रहे थे
तो हजारों स्टूडेंट्स ने ना गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया था, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था, और लॉयर्स ने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस त्याग दी थी। और काउंसिल इलेक्शंस भी कई प्रोविंसेस में बॉयकॉट कर दिए गए थे, लेकिन मेड्रॉस में नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पर जस्टिस पार्टी थी, और जस्टिस पार्टी ना नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। तो इन लोगों को लगता था कि एक तरह से पावर कुछ लेने का तरीका है ना उनका यही है कि वो काउंसिल में एंटर कर जाए। तो पावर उस टाइम पर यूजुअली ब्राह्मण्स के पास होती थी, तो जस्टिस पार्टी के लोग भी पावर चाहते थे। तो देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ना, इसका इकोनॉमिक फ्रंट पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है। फॉरेन गुड्स जो थे, मतलब विदेशी जो सामान आता था उसको बॉयकॉट कर दिया गया। लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई दुकान हो या फिर ऑफिस बिल्डिंग फैक्ट्री कुछ भी हो, उसकी एंट्रेंस पे लोग खड़े होकर इस तरह से वो अंदर का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ना, इसे कहते हैं पिकेट करना। तो लिक्वर शॉप्स को भी पिकेट कर दिया गया था, और फॉरेन क्लोथ्स जो थे ना इनको जला दिया गया था। फॉरेन क्लोथ्स जो थे ना उनका इंपोर्ट उस टाइम पर हाफ हो गया था, 1921 से 1922 के टाइम पर हाफ हो गया था, और वैल्यू देखो 102 करोड़ से लेकर इनकी गिर गई थी, 57 करोड़ रह गई थी। कई प्लेसेस पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे ना, इन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने को मना कर दिया था, या फिर फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने को भी मना कर दिया था। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया ना, लोगों ने इम्पोर्टेड जो क्लोथ्स होते थे ना उनका त्याग करना शुरू कर दिया, उनको मना करने लग गए थे जो कपड़ा इंपोर्ट करते थे, और इंडियन पहनना शुरू कर दिया था। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स जो थी इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी। लेकिन देखो ये मूवमेंट जो था ना वो सिटीज में धीरे धीरे कम हो गया कई रीजंस के कारण। देखो खादी क्लोथ जो होता है वो थोड़ा सा ना मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ जो होता है ना, जो मतलब बहुत सारा मिल में एक साथ बन जाता है, उस कपड़े से महंगा होता है। तो पुअर पीपल जो होते हैं वो खादी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो किस तरह से जो मिल के क्लोथ होते हैं उनको बॉयकॉट कर पाते लॉन्ग टाइम के लिए। सिमिलरली देखो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस भी बने हुए थे, अब उनको भी बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको बॉयकॉट करना है तो अल्टरनेटिव होना चाहिए, एक इंडियन इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए ताकि उनको ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह पर यूज कर ले। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशंस को तो अब लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स को भी जल्दी से वापस जाना पड़ गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में, और लॉयर्स को भी गवर्नमेंट कोर्ट्स को ही ज्वाइन करना पड़ गया था, क्योंकि इस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे। अब कंट्री साइड पर भी विद्रोह होने लग गया था, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। तो देखो सिटीज से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ना वो गांव देहात में भी फैल गया था। तो जो पीजेंट्स या ट्राइबल्स के स्ट्रगल होते थे जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में वॉर के बाद के ईयर्स में बढ़ते जा रहे थे ना, वो भी अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही आने लग गए थे। देखो अवध का केस पढ़ते हैं। अवध में पीजेंट्स को बाबा रामचंद्र लीड कर रहे थे। बाबा रामचंद्र कौन थे, ये एक सन्यासी थे जिनको फीजी में एक इंडेंचर्ड लेबरर की तरह ले गए थे। इंडेंचर्ड लेबरर मतलब बस बांध कर ले गए, इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, इनसे काम करवाएंगे। तो बाबा रामचंद्र को इस तरह से ले गए थे। अब ये जो मूवमेंट था ना वो अवध का मूवमेंट जो था वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, जो कि बहुत ज्यादा हाई रेंट या फिर अलग अलग तरह के सेस मतलब टैक्स टाइप की चीजें डिमांड करते रहते थे पीजेंट से। तो ये सब विद्रोह का कारण था। पीजेंट्स को देखो बेकार करना पड़ता था, और लैंडलॉर्ड के फार्म पर बिना किसी पेमेंट के काम करना पड़ता था। बेकार क्या हो जाता है कि ना विलेजर्स को फोर्स किया जाए कि तुम लेबर दो, पेमेंट मत लो लेकिन काम करके दो, तो ये हो जाता है बेकार। तो देखो टेनेंट्स के पास भी कोई भी टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं थी, जितने भी टाइम के लिए वो रहते थे उनको जल्दी से निकाल देते थे ताकि उनके पास लैंड के राइट्स ना आ जाए। तो इसीलिए टेनेंट्स भी काफी तंग थे। पीजेंट मूवमेंट जो था उसकी क्या डिमांड थी, देखो पहली डिमांड थी कि रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, थोड़ा सा रिवेन्यू में कमी करी जाए। पीजेंट्स के रिवेन्यू में बहुत ज्यादा मतलब मांगते हैं। बेकार जो है उसको अबॉलिश किया जाए, हटाया जाए, बेकार ना मांगी जाए। और सोशल बॉयकॉट हो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का, जो अत्याचारी लैंडलॉर्ड्स है ना उनको समाज बॉयकॉट कर दे। तो कई प्लेसेस पर देखो नाई धोबी बांध मतलब नाई और धोबी की सुविधा अब नहीं मिलेगी। तो इनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, नाई धोबी बंद को ऑर्गेनाइज कर दिया गया था पंचायत से, ताकि ना लैंडलॉर्ड्स जो है इनको बार्बर्स या वॉशरमैन की सुविधा ना मिल पाए। तो जून 1920 में देखो जवाहरलाल नेहरू ना विलेजेस में जाने लग गए थे अवध के। तो वो लोग विलेजर से बात करते थे जवाहरलाल नेहरू, और उनकी शिकायतें समझने की कोशिश करते थे। तो अक्टूबर में देखो अवध किसान सभा या औध किसान सभा, इसको सेटअप कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने और कुछ और ने मिलके। तो एक ही मंथ में देखो 300 से ज्यादा ब्रांचेस ये जो अवध का रीजन है इसके अराउंड के विलेजेस में सेट कर दी गई थी। तो देखो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना उसी टाइम पर, तो कांग्रेस का एफर्ट ये था कि अवध पीजेंट का जो स्ट्रगल है ना इसको इसमें जोड़ दिया जाए, एक वाइडर स्ट्रगल बन जाए, इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जोड़ दिया जाए। तो जो पीजेंट्स का मूवमेंट था ना, लेकिन ये इस तरह से बढ़ा कि कांग्रेस लीडरशिप इससे खुश नहीं थी, क्योंकि ये जो मूवमेंट था ना 1921 में, तो इसमें तालुकदार या मर्चेंट के घरों पर अटैक कर दिया गया था, और बाजारों को लूट लिया गया था, अनाज के भंडार पर कब्जा कर लिया गया था। तो कांग्रेस का तो उस टाइम पर नॉन वायलेंट का मोटो रहता था। तो इस तरह से वो लोग इसको नॉन कॉपरेशन में नहीं जोड़ पा रहे थे। और कई प्लेसेस पर लोकल लीडर्स ने ना कह दिया था, कई कई प्लेसेस पर ना लोकल लीडर्स ने पीजेंट्स को ये कहा था कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी टैक्स नहीं देना, और लैंड जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पुअर्स में।
तो इस तरह से महात्मा गांधी का नाम भी यूज कर लेते थे वो अपने एक्शंस को मंजूरी देने के लिए। जो एक्शंस यूजुअली हिंसा के होते थे ना, उसको भी महात्मा गांधी का नाम लेकर मंजूरी से दे देते थे, सही बता देते थे। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भी एक पीजेंट मूवमेंट बरदोली, जो कि गुजरात का एक तालुका है, उसमें किया था, जो कि लैंड रिवेन्यू में वृद्धि हुई थी ना, बढ़ा था, उसके अगेंस्ट था। तो इसको बरदोली सत्याग्रह भी कहा जाता है, और ये बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट था, जो कि जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप मिली थी। तो ये जो स्ट्रगल है ना, इसको काफी पब्लिश भी किया गया था, और पूरी बहुत ज्यादा सिंपैथी भी इसने जनरेट की थी इंडिया के कई पार्ट्स में। तो अब देखो, ट्राइबल पीजेंट्स जो थे ना, इन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को, और जो आइडिया का स्वराज था, स्वराज का आइडिया था, इसको अलग तरीके में थोड़ा सा इंटरप्रेट किया अपने, मतलब हिंसात्मक गतिविधियों को भी महात्मा गांधी का नाम दे दिया था इस तरह से। अब देखो, आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स का केस देखो, आंध्र प्रदेश में ये गुडम हिल्स है। तो इधर एक मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट बढ़ गया था। गुरेला मूवमेंट मतलब ये गुरेला वारफेयर होता है ना, जैसे पेड़ों में छुप के मारना, इस तरह से। तो एक मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट बढ़ गया था अर्ली 1920s में। तो ये एक इस तरह का स्ट्रगल था जिसको ना कांग्रेस अप्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि वो नॉन वायलेंस की थोड़ी सी नॉन वायलेंस की तरफ चलती है। और दूसरे भी फॉरेस्ट रीजन्स में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने काफी बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज कर दिया था। तो लोग जो है ना, वो फॉरेस्ट में नहीं घुस सकते थे अपनी कैटल को ग्रेज कराने के लिए, ना ही फ्यूल वुड या फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए। तो इसके कारण भी लोग गुस्सा हो गए थे। तो इससे ना सिर्फ उनका लिवलीहुड इफेक्ट हो रहा था, बल्कि उनको लगने लगा था कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी है ना, उनको छीन लिया गया है, उनको डिनाई कर दिया गया है। तो जब गवर्नमेंट ने लोगों को फोर्स किया कि आप ना रोड बिल्डिंग के लिए, या फिर रोड बिल्डिंग के लिए बेगार करो, बेगार बेगार हम पढ़ा है ना, उसके लिए जब फोर्स किया, तो हिल पीपल ने, मतलब पहाड़ में रहने वाले लोगों ने रिवोल्ट कर दी। और जो पर्सन उनको लीड कर रहे थे ना, वो कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू ऐसा क्लेम करते थे कि उनके पास ना स्पेशल पावर्स है, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एकदम सही कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो बुलेट शॉट्स को भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से राजू बताते थे। तो राजू की बातों को मानकर रेबल्स जो थे ना, उन्होंने माना कि अल्लूरी सीताराम राजू वो एक भगवान का अवतार है, ही इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो राजू साथ ही साथ देखो, महात्मा गांधी की ग्रेटनेस की भी बात करते थे। उनका कहना था कि वो ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, तो इसीलिए वो लोगों को खादी पहनने के लिए भी मोटिवेट करते थे, और साथ ही साथ कहते थे कि गिव अप ड्रिंकिंग, मतलब शराब नशा इस तरह की चीजें छोड़ दी जाए। लेकिन साथ ही में देखो, महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड तो थे, लेकिन उनका मानना था कि इंडिया को ना लिबरेट तभी कराया जा सकता है जब फोर्स का यूज होएगा, नॉन वायलेंस से नहीं हो सकता। तो गुडम रेबल्स जो थे ना, वो लोग पुलिस स्टेशन को अटैक करने लग गए थे। उन्होंने अटेम्प्ट भी किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने के लिए, और गुरिल्ला वारफेयर भी करते रहे वो स्वराज को अचीव करने के लिए। फिर फाइनली देखो, राजू को कैप्चर कर लिया गया और 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब मार दिया गया, और ओवर टाइम वो एक फॉग हीरो बन गए। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 4 of class 10th history chapter 2 nationalism in India स्वराज इन प्लांटेशंस। तो देखो, वर्कर्स जो थे ना, उनकी भी महात्मा गांधी और फिर स्वराज का नोशन जो था, मतलब स्वराज को लेकर जो विचारधारा थी, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती थी वर्कर्स की भी उनके लिए। जैसे असम के प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि जिस कन्फाइंड स्पेस में, मतलब जिस निश्चित स्पेस में उनको रखा हुआ है ना, सिर्फ वो उसमें ही फ्रीली इन एंड आउट मूव कर सके। एक तरह से जिस विलेज से वो आते हैं उससे अपना लिंक बनाकर रखे। क्या हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो था ना 1859 का, इसमें प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन्स परमिशन के बिना छोड़ने की इजाजत नहीं मिलती थी। और ये परमिशन इनको बहुत रेयर मिलती थी, मतलब टी गार्डन्स छोड़ ही नहीं पाते थे। तो उन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सुना, तो काफी जो हजारों वर्कर्स थे ना, इन्होंने अथॉरिटीज को मना कर दिया और प्लांटेशन छोड़कर अपने घरों की तरफ चले गए, क्योंकि ये यही चाहते थे कि इनको विलेजेस इनके वापस जाने दिया जाए। तो उनका मानना था कि गांधी राज जब आ जाएगा ना, गांधी राज आने ही वाला है और सभी को अपने अपने विलेजेस में ही लैंड मिल जाएगी। लेकिन देखो, वो अपने अपने विलेजेस या डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ना एक रेलवे या स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी, तो उसके कारण वो रुक गए, मतलब उनको खड़ा रहना पड़ गया। तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत मारा भी। तो ये जो विजन्स थे ना मूवमेंट को लेकर, ये कांग्रेस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली डिफाइंड नहीं हो रहे थे, मतलब कांग्रेस जैसा चाहती थी वैसे वैसे नहीं चल रहे थे। लोगों ने स्वराज का अपने अपने हिसाब से अलग अलग मतलब निकाला। तो वो टाइम ऐसा था कि सभी लोग सफर कर रहे थे और सभी की प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही थी। तो जब ट्राइबल्स गांधी जी का नाम लेते थे, तो वो स्लोगन जब लेते थे ना, लगाते थे, मतलब स्वतंत्र भारत की, तो वो लोग एक तरह से पूरे भारत में जो चल रहा है ना आंदोलन, उसको रेफर कर रहे हैं, उससे रिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग स्वराज को मॉडिफाई करे जा रहे थे। तो जब महात्मा गांधी के नाम पर काम करते थे या फिर अपने मूवमेंट को कांग्रेस से जोड़ते थे, तो वो इस मूवमेंट को ना अपनी इमीडिएट लोकेलिटी, जैसे असम के प्लांटेशन वर्कर्स है, तो वो भी एक तरह से सिर्फ असम की बात नहीं कर रहे, वो थोड़ा इससे बाहर जाकर सबकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बात करते थे उस टाइम पर।
टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। तो फरवरी 1922 में ना महात्मा गांधी को ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ करना पड़ा था, बाहर आना पड़ा था। उन्हें लगा कि ये मूवमेंट जो है ना वो कई जगह पर वायलेंट होता जा रहा है और सत्याग्रही को ना अच्छी तरह से ट्रेन करना पड़ेगा इससे पहले कि उनको मास स्ट्रगल्स में, बड़े बड़े जन आंदोलन में भेजा जाए। कांग्रेस के अंदर भी देखो कुछ जो लीडर्स थे ना वो अब मास स्ट्रगल्स करना नहीं चाहते थे, और बल्कि वो प्रोविंशियल काउंसिल्स में जो इलेक्शंस होने थे ना, जिसको प्रोविंशियल काउंसिल सेट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में, उस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। उनको लग रहा था कि ब्रिटिश पॉलिसीज को ना काउंसिल के अंदर अपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उधर ही रिफॉर्म की बात की जाए, और साथ ही साथ ऐसा भी दिखाना चाहते थे कि ये जो काउंसिल्स है ना वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है। तो देखो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अंदर स्वराज पार्टी बना ली थी, ताकि वो काउंसिल पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा आर्ग्यूमेंट दे सके कि काउंसिल पॉलिटिक्स में भी हमें जाना चाहिए। लेकिन यंगर लीडर्स जो थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने कहा कि थोड़ा सा उग्र जन आंदोलन ही करो, मास एजिटेशन होनी चाहिए, पूरे का पूरा इंडिपेंडेंस की डिमांड करो। तो इस तरह की सिचुएशन में जब अंदर ही अंदर बहस चल रही थी, असहमति की स्थिति थी, तो दो फैक्टर्स थे जिन्होंने 1920s के बाद की ना इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया है। पहला क्या था कि उस टाइम पर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, थोड़ी आर्थिक मंदी का टाइम था, तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे ना वो 1926 से गिरना शुरू हो गए थे, और 1930 तक तो बिल्कुल ही मार्केट बेकार सी हो गई थी, बिल्कुल ही प्राइसेस गिर गए थे। तो एग्रीकल्चरल डिमांड गुड्स जो थे उनकी डिमांड भी कम हो गई, तो एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए, तो पीजेंट्स के लिए अपनी हार्वेस्ट को बेचना बहुत मुश्किल हो गया, और वो रेवेन्यू भी नहीं पे कर पाते थे। तो 1930 तक ना गांव देहात का एरिया बहुत ज्यादा तंग हो चुका था। तो ये सब चल रहा था, तो साथ ही साथ देखो दूसरा रीजन भी, टोरी गवर्नमेंट जो आई थी ना ब्रिटेन में नई, तो इन्होंने एक नया कमीशन बना दिया सर जॉन साइमन के अंडर। तो ये बनाया था इन्होंने, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं ना उसके रिस्पॉन्स में बनाया था ये कमीशन इन्होंने। तो कमीशन का काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है इंडिया का उसको एक बार देखे क्या उसकी फंक्शनिंग है, और उसमें चेंजेस को सजेस्ट करे। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी इस कमीशन में, कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो जब साइमन कमीशन इंडिया में आया ना 1928 में, तो इसको एक स्लोगन से ग्रीट किया गया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो सभी पार्टीज, कांग्रेस भी आ गई या फिर मुस्लिम लीग भी आ गई, तो इन सभी ने इन धरनों में, डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो एक तरह से ब्रिटिश वाइसरॉय जो थे ना, जो उस टाइम पर वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, ताकि इन सभी को थोड़ा जीत सके, इनको मना सके, तो उन्होंने अक्टूबर 1929 में अनाउंस कर दिया एक ऑफर था कि इंडिया को ना डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, मतलब ये नहीं बताया कि कब मिलेगा ये डोमिनियन स्टेटस, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर सके। तो मतलब इन्होंने सिर्फ ऑफर तो दे दिया, लेकिन कब होगा कैसे होगा कुछ नहीं बताया, वेग सा ऑफर था, अस्पष्ट था बिल्कुल ही। तो कांग्रेस के अंदर के जो रेडिकल्स थे, थोड़े उग्र लोग थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, ये ज्यादा असर्टिव हो गए, मतलब अपनी बात को दबाव देने लग गए थे। तो लिबरल्स और मॉडरेट्स जो होते थे ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चाहते थे एक ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर ही, ये ऐसा प्रपोज कर रहे थे। तो इनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे घटने लग गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू अब ज्यादा असर्टिव हो गए थे। तो देखो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में ना जो लाहौर कांग्रेस थी उसने ना एक डिमांड फॉर्मुलाइज की, मतलब डिमांड रखी पूर्ण स्वराज की, या फिर इंडिया को पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मिले। तो ऐसा डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 इसको बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे की तरह, जब लोग ना आपस में शपथ लेंगे कि जहां पर लोग आपस में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की शपथ लेने वाले हैं, उसके स्ट्रगल की शपथ लेने वाले हैं कि हम इसके लिए स्ट्रगल करने वाले हैं पूरी तरह से, और 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। लेकिन ये जो सेलिब्रेशंस थी इंडिपेंडेंस डे की 26 जनवरी 1930 वाली, इसको ना बहुत कम अटेंशन मिली, ज्यादा लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया। इसीलिए महात्मा गांधी को ना एक ऐसा दूसरा सा आइडिया देखना था जिससे ना फ्रीडम का आइडिया जो है वो और ज्यादा, जो एवरीडे लाइफ के इश्यूज आ रहे हैं ना लोगों को, उससे लिंक करके थोड़ी सी फ्रीडम के लिए डिमांड बढ़ा सके। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम आने वाले पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 5 of class 10th history chapter 2 nationalism in India, the salt march and the civil disobedience movement। तो देखो महात्मा गांधी को ना सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल की तरह मिल गया था जो कि पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है। तो फाइनली 31 जनवरी 1930 को ना इन्होंने, महात्मा गांधी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें वो 11 डिमांड्स लिखते हैं। तो इनमें से कुछ जो डिमांड्स थी वो तो जनरल इंटरेस्ट की थी, मतलब सभी के इंटरेस्ट की थी, लेकिन कुछ डिमांड्स जो थी वो अलग अलग क्लासेस के लेकर स्पेसिफिक डिमांड्स थी, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक, इस तरह अलग अलग क्लासेस की स्पेसिफिक डिमांड्स थी। तो इन आइडिया डिमांड्स को अलग अलग वाइड रेंजिंग बनाने का आइडिया क्या था कि
सभी क्लासेस जो इंडियन सोसाइटी की है ना, वो इन सभी डिमांड से जुड़ के देख सके और सभी के सभी को एक यूनाइटेड कैंपेन के अंदर लाया जा सके, ताकि सभी की डिमांड्स एक तरह से पूरी हो जाए। तो देखो, इनमें से सबसे जो खास डिमांड थी वो थी कि सॉल्ट टैक्स को आप अबॉलिश कर दो। ये वाली डिमांड सबसे खास थी, क्योंकि सॉल्ट देखो ऐसी चीज है जिसको रिच भी और पुअर भी दोनों साथ में यूज करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल आइटम्स है फूड के लिए, एक बहुत एसेंशियल फूड आइटम है। तो जो टैक्स है ना सॉल्ट पे, और जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी सॉल्ट की प्रोडक्शन पे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश रूल का ना ये बहुत ज्यादा ओप्रेसिव फेस दिखाता है, मतलब दमन करता है, ये लोगों का शोषण करने वाला फेस दिखाता है, कि सॉल्ट को टैक्स फ्री होना चाहिए। तो महात्मा गांधी का लेटर एक तरह से ना अल्टीमेटम की तरह था। अगर डिमांड्स को 11 मार्च तक फुलफिल नहीं किया गया तो लेटर बताता था कि कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगा। तो देखो, वाइसरॉय इरविन जो थे वो तो नेगोशिएट करना नहीं चाहते थे, वो इन डिमांड्स को मानना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने 78 अपने ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। तो ये मार्च जो था, मतलब चल के जाना था ना, तो सॉल्ट मार्च जो था 240 माइल्स का था। गांधी जी का आश्रम था ना जो साबरमती से, उसमें उधर से लेकर जो गुजरात का कोस्टल टाउन दांडी है उधर तक चलना था इसमें। तो वॉलंटियर्स जो है 24 डेज के लिए चले, और लगभग हर दिन वो 10 माइल्स चलते थे, 10 माइल्स। तो हजारों लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए भी आते थे, जहां पर भी वो रुक जाते थे तो लोगों को वो बताते थे कि स्वराज का मतलब क्या है, और वो रिक्वेस्ट करते थे कि आप लोग धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को नकारना शुरू कर दो पीसफुली। तो 6 अप्रैल को ना, 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए, और उन्होंने ये जो लॉ था ना इसको वायलेट कर दिया। सी वाटर को बॉयल करके उन्होंने सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, इस तरह से उन्होंने इस लॉ को वायलेट कर दिया। तो ये एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग है। तो ये मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग क्यों था? देखो, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो कह रहे थे कि कोऑपरेट नहीं करना, लेकिन इसमें सिर्फ कोऑपरेशन को ही मना नहीं किया, इसमें साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि जो कॉलोनियल लॉज है ना उनको भी तोड़ दो। नॉन कॉपरेशन में सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना, बॉयकॉट कर दो, ये सब था, इसमें अब लॉज तोड़ने की भी कह दिया गया है। तो हजारों लोग जो कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में रहते थे, उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, सॉल्ट बनाया, और साथ ही साथ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने प्रदर्शन भी किया। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट फैलने लगा ना, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करने लग गए लोग, लिकर शॉप्स भी पिकेट हो गई, मतलब लोगों ने उनकी एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए, इस तरह से उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशंस की। पीजेंट्स ने भी रेवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, और कई एरियाज पर फॉरेस्ट पीपल ने ना फॉरेस्ट लॉज को भी वायलेट कर दिया। वो रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे वुड को कलेक्ट करने के लिए, या फिर अपनी कैटल को ग्रेजिंग कराने के लिए। तो ये सब जो डेवलपमेंट्स होने लग गई थी ना, मतलब जो कब सब होने लग गया था, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ना इसके साथ साथ देखो विरोध के तौर पर कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करने लग गई थी। तो इसके कारण कई प्लेसेस पर वायलेंट क्लैशेस होने लग गए थे, मतलब लड़ाई होने लग गई थी। तो अब्दुल गफार खान ना, ये एक डिवोटी थे, वो डिसेबल थे, मतलब शिष्य थे महात्मा गांधी के। तो इनको ना अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो गुस्साया हुआ क्राउड था ना, उन्होंने पेशावर की स्ट्रीट्स पर प्रदर्शन भी किया, आर्मर्ड कार्स या फिर पुलिस फायरिंग थी, इनसे भी वो ये भी उनको झेलना पड़ा था। तो कई लोग मारे गए थे। और इसके एक महीने बाद ही देखो, एक मंथ के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे ना, इन्होंने पुलिस पोस्ट पर, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर, लॉ कोर्ट्स पर और रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया। उन सभी स्ट्रक्चर्स पर अटैक कर दिया जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते हैं। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट भी अब इससे गुस्सा हो गई, तो उन्होंने भी बहुत ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब लोगों पर बहुत मारपीट, इस तरह की चीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो और पीसफुल सत्याग्रही पर भी सत्याग्रही जो होते थे उन पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, विमेन और बच्चों को मारने लगे, और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में ना महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो कॉल ऑफ कर लेंगे, मतलब मूवमेंट को बंद कर देंगे, और फिर वो एक पैक्ट में चले गए इरविन के साथ 5 मार्च 1931 में। तो ये जो गांधी इरविन पैक्ट था ना, इससे गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होनी थी ना, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपना कंसेंट दे दिया। पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी इसको कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था, लेकिन अब जो होनी है उस लंदन में, उसको गांधी जी का कंसेंट मिल गया इस पैक्ट के थ्रू, और गवर्नमेंट, और साथ ही साथ देखो गवर्नमेंट ने भी एग्री कर दिया कि जो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमने पकड़े हैं ना, इसको हम रिलीज कर देंगे। तो दिसंबर 1931 में ना गांधी जी जो है वो लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए। तो लेकिन जो नेगोशिएशंस थी ना वो सही नहीं हो पाई, तो फिर गांधी जी नाराज ही वापस आ गए, निराश वापस आ गए। तो इंडिया में जब वो आए, उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने एक अलग तरह का रिप्रेशन शुरू कर दिया है। गफार खान, जवाहरलाल नेहरू अब दोनों ही जेल में है।
तो कांग्रेस को भी अब इलीगल डिक्लेयर कर दिया और कई मेजर्स जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, बाइकआउट्स इन सबको रोका जा सके। तो देखो गांधी जी शंकित तो थे, गांधी जी भी श्योर नहीं थे, लेकिन फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। तो लगभग एक साल तक ये मूवमेंट तो सही से चला, लेकिन 1934 में हल्का पड़ गया, अपना मोमेंटम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने खो दिया। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हम खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 6 of class 10th history chapter 2 nationalism in India, how participants saw the movement। तो देखो अब हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो कि सीडीएम में पार्ट करते थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, वो इस मूवमेंट को किस तरह से देखते थे, वो इस मूवमेंट को ज्वाइन क्यों करते थे, क्या उनके आइडियल्स थे और स्वराज का उनके लिए क्या महत्व था, क्या मतलब था। तो देखो कंट्री साइड मतलब गांव देहात के एरिया में ना जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज होती थी, जैसे कि गुजरात के पाटीदार हो गए या फिर उत्तर प्रदेश के जाट्स हो गए, वो सीडीएम में काफी एक्टिव थे, क्योंकि वो लोग ना कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। तो उनको ना जो ट्रेड डिप्रेशन या फिर प्राइसेस कम हो रहे थे, इससे काफी परेशान थे वो लोग। तो उनकी कैश इनकम जो है वो भी खत्म हो रही थी धीरे धीरे। तो उनके लिए ये इम्पॉसिबल सा हो गया था कि गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू की डिमांड है ना उसको पूरा कर सके। और साथ ही साथ देखो गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया था इस बात से कि हम कोई भी रिवेन्यू कम नहीं करने वाले। तो इसके कारण भी लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो जो रिच पीजेंट्स होते थे ना, इसी कारण से वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट करने लग गए थे। वो अपनी अपनी कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करते थे और कभी कभी जो रिलेक्टेंट मेंबर्स, जो मतलब झिझकते थे ना उस तरह के लोगों को भी कि बाइकआउट प्रोग्राम्स में तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको भी फोर्स करते थे कि आप भी पार्टिसिपेट करो। तो उनके लिए स्वराज की फाइट का मतलब था, जो हाई रिवेन्यूज के अगेंस्ट उनका स्ट्रगल है, वो उनके लिए स्वराज की फाइट का मतलब था। लेकिन साथ ही साथ देखो 1931 में जब मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था, तो वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि उनके रिवेन्यू रेट्स को तो रिवाइज किया ही नहीं। वो उनको पे करना अभी भी कंपलसरी था गवर्नमेंट को। तो इसी कारण जब फिर से मूवमेंट को 1932 में स्टार्ट किया गया ना, तो काफी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ये केस था। अब रिच पीजेंट्स का, पुअर पीजेंट्री का केस देखते हैं। पुअर पीजेंट ना, पुअर पीजेंट भी चाहते तो थे कि रिवेन्यू डिमांड कम हो, लेकिन देखो एक और प्रॉब्लम थी कि पुअर पीजेंट्री जो है ना, काफी लोग उनमें से स्मॉल टेनेंट्स थे। मतलब वो लोग रिच लैंडलॉर्ड से, मतलब लैंडलॉर्ड से रेंट पे लैंड ले लेते थे, फिर उस पे कल्टीवेशन करते थे। तो देखो डिप्रेशन आ गया था, पैसे कम थे, कैश इनकम्स उनको भी नहीं मिल रही थी, तो जो स्मॉल टेनेंट्स होते थे उनके लिए भी रेंट देना मुश्किल हो गया था। तो वो चाहते थे कि जो अनपेड रेंट है ना, जो उन्होंने नहीं चुकाया है लैंडलॉर्ड्स को, अब उसको कर्ज माफी मिल जाए, वो उस रेंट को ना चुकाए, वो ऐसा चाहते थे। तो उन्होंने अलग अलग तरह के रेडिकल मूवमेंट्स को ज्वाइन किया, जिसको अक्सर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट लोग चलाते थे। तो देखो वो अपने अ, इस तरह के जो ज्वाइन तो करने लग गए थे, लेकिन कांग्रेस ना उनके नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं दे पाती थी कई जगह पर। कारण क्या था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स इससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो रेंट चाहिए ना। वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कांग्रेस को, तो इसीलिए कांग्रेस पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं दे पाती थी। इसीलिए पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच की रिलेशनशिप थोड़ी अच्छी सी नहीं रही, मतलब अनिश्चित सी रही है। अब देखो बिजनेस क्लास के लिए कैसा था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से वो कैसे रिलेट करते थे। तो अब इनका केस देखो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ना, जो इंडियन मर्चेंट्स या इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट बना लिया था, उन्होंने काफी प्रॉफिट भी किया था और वो पावरफुल हो गए थे। तो वो लोग अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो जो कॉलोनियल पॉलिसीज बिजनेस एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करती थी ना, वो उनके अगेंस्ट हो गए थे, वो उनके खिलाफ हो गए थे। तो वो चाहते थे कि फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट है उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन मिले, मतलब फॉरेन गुड्स इम्पोर्ट कम हो जाए, ताकि वो अपना सामान बेच सके। और साथ ही साथ वो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो भी चाहते थे, क्योंकि ये ना फॉर इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करेगा। रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो जो है वो इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेगा, इंपोर्ट्स को कम करेगा, इसीलिए वो लोग रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो चाहते थे। तो देखो बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस स्टैब्लिश कर दी, बना ली। और साथ ही साथ देखो 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये भी बना ली, FICCI। तो काफी जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GT बिरला, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, इन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी पर कॉलोनियल कंट्रोल था ना, इसको अटैक किया है, मतलब इसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट भी किया है जब इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। तो इन्होंने देखो फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब आर्थिक सहायता भी की थी, और साथ ही साथ इंपोर्टेड गुड्स को खरीदना या बेचना भी मना कर दिया था। तो काफी जो बिजनेसेस थे ना, बिजनेसमैन थे, उन्होंने स्वराज को एक ऐसा टाइम देखना शुरू कर दिया था कि जहां पर कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस जो है ना बिजनेस पर, अब वो नहीं रहेंगी, और ट्रेड और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लोरिश करेंगी बिना किसी रुकाव के।
लेकिन देखो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो बिजनेस ग्रुप्स ना अब वो ज्यादा खुश नहीं थे, अब वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। तो अब एक तो देखो मिलिटेंट एक्टिविटीज भी बढ़ रही थी, साथ ही साथ देखो उनका बिजनेस पे भी काफी इफेक्ट आ रहा था, बंद करना पड़ रहा था या डिसरप्शन जो भी हो रही थी बिजनेस में, वो इसके कारण भी चिंतित थे। और सोशलिज्म बढ़ रहा था कांग्रेस के यंगर मेंबर्स में, सोशलिज्म हम पढ़ के आए हैं ना, समाजवाद, ये बढ़ रहा था, तो इससे भी वो चिंतित थे। तो ये कुछ कारण है कि वो लोग थोड़ा सा सीडीएम से पीछे हटते गए। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो थी ना, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर में, लेकिन नागपुर रीजन में तो अच्छा पार्टिसिपेशन मिला था, लेकिन ओवरऑल नहीं मिला। क्योंकि देखो जैसे जैसे कांग्रेस के पास इंडस्ट्रियलिस्ट आते गए ना, वर्कर्स दूर होते गए। लेकिन इसके बाद भी कुछ वर्कर्स जो है ना, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। कईयों ने गांधीयन प्रोग्राम, मतलब गांधी जी के जो आइडियाज थे उनको अडॉप्ट भी किया है, जैसे कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना। और देखो अपने मूवमेंट्स, उनका ना खुद का भी एक मूवमेंट था, वो लो वेजेस के खिलाफ काम करना चाहते थे और पुअर वर्किंग कंडीशंस, इसके खिलाफ भी मूवमेंट करना चाहते थे। तो इन्होंने गांधीयन प्रोग्राम को उस तरह से भी अडॉप्ट किया है। तो स्ट्राइक्स भी हुई रेलवे वर्कर्स की 1930 में, और डॉक वर्कर्स की स्ट्राइक भी हुई 1932 में। अब 1930 में जो हजारों वर्कर्स थे ना छोटा नागपुर माइंस की, इन्होंने गांधी कैप्स पहन ली और प्रोटेस्ट रैलीज जो होती थी इनमें पार्टिसिपेट किया, बॉयकॉट कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन फिर भी वर्कर्स की डिमांड को ना अपने स्ट्रगल के प्रोग्राम की तरह कांग्रेस इंक्लूड नहीं करना चाहती थी। मतलब कांग्रेस जो है वो वर्कर्स की डिमांड को अपने जो स्ट्रगल का उद्देश्य है ना उसमें नहीं इंक्लूड करना चाहती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कांग्रेस को कि इससे ना इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे दूर जाते जाएंगे और एंटी इंपीरियल फोर्सेस डिवाइड हो जाएगी। और देखो दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो था इसमें ना वुमेन का काफी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ था। गांधी जी के सॉल्ट मार्च के टाइम हजारों वुमेन अपने घरों से बाहर आई थी उनको सुनने के लिए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट भी किया था, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर भी किया था, और साथ ही साथ देखो उन्होंने फॉरेन क्लोथ और लिकर शॉप्स को पिकेट भी किया था। कई वुमेन जो है वो जेल भी गई थी। अर्बन एरियाज में ये वुमेन हाई कास्ट फैमिलीज की होती थी और रूरल एरियाज में ये रिच पीजेंट हाउस होल्ड से आती थी। तो गांधी जी के कॉल से, मतलब गांधी जी जब गांधी जी से ये काफी इंस्पायर्ड थी, तो इन्होंने भी ना एक तरह से नेशन की सर्विस को एक ड्यूटी है ये विमेन की, ऐसा समझने लग गई थी कि देश की सेवा विमेन की ड्यूटी है। तो देखो ये जो पब्लिक रोल बढ़ रहा था इसके बावजूद भी जो विमेन की विजुअलाइजेशन थी, मतलब जो विमेन की पोजीशन थी ना उस टाइम पर सोसाइटी में, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आया। गांधी जी भी इस बात को मानते थे कि विमेन की ड्यूटी है कि वो चूल्हे और घर को देखे, अच्छी मदर्स और अच्छी वाइफ्स बने। और लॉन्ग टाइम के लिए कांग्रेस ना, मतलब काफी लंबे समय तक कांग्रेस भी विमेन को एक अच्छी पोजीशन या अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में देने के लिए राजी नहीं थी। तो वो सिर्फ उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस देखना चाहती थी, लेकिन उनको कोई भी पोजीशन नहीं देती थी। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हम खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 7 of class 10th history chapter 2 nationalism in India, the limits of civil disobedience। तो देखो इंडिया के ना सभी सोशल ग्रुप्स जो ये स्वराज का आइडिया था ना इससे प्रभावित नहीं थे। तो ऐसा ही एक ग्रुप था नेशन का अनटचेबल्स। तो 1930 से ही ना अनटचेबल्स ने खुद को दलित या ओप्रेस्ड बुलाना शुरू कर दिया था। दलित का मतलब हो जाता है जिसका शोषण हुआ हो, जो उत्पीड़ित हो। तो उन्होंने खुद को 1930 से दलित बुलाना शुरू कर दिया था। तो काफी टाइम से ना कांग्रेस जो है वो दलित्स को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उनको ऐसा डर था कि सनातनीज जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज होते हैं ना, वो इससे नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस को ऐसा लगता था। लेकिन महात्मा गांधी ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि स्वराज ना लगभग 100 साल तक नहीं आएगा अगर अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया गया। तो उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन का मतलब हो जाता है जो गॉड के बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किए ताकि उनकी एंट्री जो है ना टेम्पल्स में वो करवा सके, उनको टेम्पल्स में एंट्री मिले। और साथ ही साथ पब्लिक के जो वेल्स, टैंक्स, रोड्स या स्कूल्स होते हैं उनका भी पूरा एक्सेस मिले। महात्मा गांधी ने खुद से टॉयलेट्स को साफ किया ताकि ना जो भांगी होते हैं उनके वर्क्स को डिग्निफाई कर सके, मतलब उनके काम को इज्जत दिला सके। इसलिए महात्मा गांधी ने खुद ने भी टॉयलेट को साफ किया। और साथ ही साथ देखो अपर कास्ट को भी मोटिवेट किया कि वो अपने दिल को बदले और ये जो पाप है ना अनटचेबिलिटी का, इसको करना छोड़ दे। लेकिन देखो जो काफी दलित लीडर्स थे ना, वो एक अलग पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखते थे। वो एक अलग पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे कि ना जो कि प्रॉब्लम्स है ना कम्युनिटी की उसको एड्रेस कर सके, उसको ठीक कर सके। तो उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और उन्होंने अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड सीट्स मांगी कि हमारे कि दलित्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स रखो। और एक सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा जिसमें ना सिर्फ दलित मेंबर्स को ही चूज किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनका मानना था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है ना वो सभी सोशल डिसेबिलिटीज को रिजॉल्व कर देगा।
तो देखो इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित पार्टिसिपेशन जो था ना वो काफी सीमित था, और खासकर महाराष्ट्र और नागपुर का जो रीजन था ना जहाँ पर दलित ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग थी, तो उधर तो और भी ज्यादा सीमित था। अब देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने ना दलित्स को एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज कर दिया था 1930 में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना महात्मा गांधी से क्लैश हो गया इनका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर, तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे थे दलित्स के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना अम्बेडकर जी की डिमांड को मान लिया, तो महात्मा गांधी ने फास्ट अनटू डेथ मतलब आमरण अनशन कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि इस तरह से अगर दलित सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले लेंगे ना तो ये सोसाइटी के अंदर उनकी इंटीग्रेशन जो हो रही है मतलब सोसाइटी के साथ वो घुल मिल जो हो सके ना, इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, वो फिर वो घुल नहीं पाएंगे सोसाइटी के साथ। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अल्टीमेटली गांधी जी की बात मान ली, और देखो इसका रिजल्ट रहा पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो इसके अकॉर्डिंग देखो डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसको बाद में शेड्यूल्ड कास्ट भी कहने लगे, इनको तो इनको ना प्रोविंशियल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्व्ड सीट्स मिल गई, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, रिजर्व्ड सीट्स ही मिल गई, जिसको वोट किया जाएगा जनरल इलेक्टोरेट में ही, जनरल इलेक्टोरेट में ही। तो जो दलित मूवमेंट था ना वो कांग्रेस लेड जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था ना उससे थोड़ा सा मेल नहीं खा रहा था, थोड़ा सा शंका रहती थी इनको। तो कुछ जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी ना इंडिया में, वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हल्की थी, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी। और जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट खत्म सा होने लग गया था, तो काफी जो लार्ज सेक्शन था ना मुस्लिम्स का, उनको कांग्रेस से एलियनेटेड सा फील होने लगा, मतलब अलग सा फील होने लग गया कि हम कांग्रेस से अलग है इस तरह से। तो मिड 1920 से ही ना कांग्रेस को ज्यादातर हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे कि हिंदू महासभा है ना उनसे एसोसिएट करके देखा जाने लग गया था। और इसका रिलेशन क्या रहा कि हिंदू और मुस्लिम्स का जो रिश्ता है ना वो खराब होता गया। दोनों कम्युनिटीज अपने अपने जो रिलीजियस प्रोसेशंस मतलब सेरेमनीज जुलूस वगैरह होते थे उसको थोड़े से उग्र हिसाब से बनाने लग गए थे। तो हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लास क्लैशेस या फिर राइट्स अलग अलग सिटीज में होने लग गए थे। तो इस तरह के दंगे जो होते थे हर एक राइट के साथ ही दोनों कम्युनिटीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता था। तो देखो ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी ना इन्होंने एफर्ट्स तो किए ताकि फिर से एक अलायंस बनाई जा सके। तो 1927 में ऐसा लगा कि ये यूनिटी फिर से आ सकती है। तो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जो थे ना वो अभी भी क्या था, वो अभी भी डिफरेंसेस ना इसी बात को लेकर थे कि फ्यूचर में जो असेंबलीज बनेंगी उसमें क्या रिप्रेजेंटेशन होएगी मुस्लिम्स की या फिर कम्युनिटीज की, जो जो भी फ्यूचर में असेंबलीज इलेक्ट की जानी है उसमें रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होंगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये एक लीडर थे मुस्लिम लीग के। तो ये ना इनकी जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे दलित्स की भी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, ऐसे इनकी भी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तैयार थे अपनी डिमांड छोड़ने के लिए अगर मुस्लिम्स को ऐसी श्योरिटी मिल जाए कि सेंट्रल असेंबली में उनको रिजर्व सीट्स मिलेगी। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है ना जैसे कि बंगाल या फिर पंजाब हो गए, इसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब जितनी इनकी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में, मतलब अगर ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है तो उधर ज्यादा मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, इस तरह से प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का। तो देखो ये जो नेगोशिएशंस थी ना रिप्रेजेंटेशन को लेकर ये चली रही थी, देखो चली रही थी, लेकिन फिर भी ये इशू रिजोल्व होने का बिल्कुल भी चांस तब खत्म हो गया जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो 1928 में हुई थी ना, तो यहाँ पर मिस्टर एम आर जयाकर, इन्होंने, ये हिंदू महासभा के थे, इन्होंने बिल्कुल ही अपोज कर दिया कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा इस तरह का। तो इस तरह से ये जो नेगोशिएशंस हो रही थी ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना इसीलिए एक तरह से शक का माहौल रहता था, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट रहता था। तो कांग्रेस से थोड़ा सा अलग फील करने वाले जैसे कि लार्ज सेक्शंस हो गए मुस्लिम्स के, ये सब ना एक यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए एक नहीं हो पाए। मुस्लिम लीडर्स या इंटेलेक्चुअल्स जो थे इन्होंने ऐसा भी कहा कि मुस्लिम्स को इंडिया के अंदर माइनॉरिटी का स्टेटस जो मिला हुआ है वो मिलना भी चाहिए। इनको डर भी था कि कल्चर और आइडेंटिटी जो है ना माइनॉरिटीज की, तो वो एक तरह से खराब हो सकती है एक जब डोमिनेशन होगी हिंदू मेजोरिटी की, मतलब हिंदू लोगों का ज्यादा प्रभाव होएगा। तो ऐसा मुस्लिम लीडर्स को डर भी था। और साथ ही साथ ये भी कंसर्न था कि मुस्लिम्स इंडिया में माइनॉरिटी है कम है, इस तरह की बातों को लेकर भी थोड़ी सी उस टाइम पर रहती थी। तो इस अभी ये चैप्टर अभी ये पार्ट हम वीडियो का खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 8 of class 10th history chapter 2 nationalism in India, the sense of collective belonging.
तो देखो नेशनलिज्म जो है ना वो लोगों में तब फैला जब लोगों ने ऐसा मानना शुरू कर दिया कि वो सेम नेशन का पार्ट है। जब वो लोग आपस में ना एक ऐसी यूनिटी को ढूंढने लग गए, खोजने लग गए जो कि एक उनको आपस में बांधती है। लेकिन फिर भी देखो ये जो नेशन है, ये लोगों के दिमाग में रियलिटी कैसे बना, किस तरह से जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रीजन्स के थे, उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। तो ये जो सेंस है ना कलेक्टिव बिलोंगिंग की, ये एक तरह से जो एक्सपीरियंसेस थे ना उनके यूनाइटेड स्ट्रगल में उनसे भी आई है। लेकिन देखो साथ ही साथ कल्चरल प्रोसेसेस जो कि अलग अलग वैरायटी के थे, इनके थ्रू भी ना लोगों के मन में नेशनलिज्म आया है। जैसे कि हिस्ट्री या फिक्शन हो गई, फोकलोर और सॉन्ग्स हो गए, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स हो गई, इन सभी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेशनलिज्म बनाने में। तो देखो ये जो नेशन की आइडेंटिटी है, हमने चैप्टर वन में भी देखा था कि कैसे एक इमेज का यूज करते थे, फिगर का यूज करते थे एक नेशन को दर्शाने के लिए। ये सब शुरू हो गया था। तो ये जो इमेज वगैरह होती है ना, तो ये इमेज एक तरह से लोगों को अपना नेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो 20th सेंचुरी में ना नेशनलिज्म की ग्रोथ के साथ जो आइडेंटिटी है ना इंडिया की, उसको एक तरह से भारत माता की इमेज के साथ एसोसिएट करने लग गए थे लोग। जो इमेज, और ये जो इमेज है ना सबसे पहले बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870s में। उन्होंने लिखा था वंदे मातरम। तो ये एक हिम था मदरलैंड को डिवोटेड, मतलब एक स्तोत्र था मदरलैंड को डिवोटेड। तो देखो बाद में इन्होंने इसको अपनी नॉवल आनंद मठ में भी इंक्लूड किया, और वाइडली इसको बहुत ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल बंगाल में चल रहा था ना उसमें गाया जाता था। तो स्वदेशी मूवमेंट से ही काफी इंस्पायर्ड होकर अवनिंद्र नाथ टैगोर ने भी उनकी फेमस इमेज जो भारत माता की थी उसको पेंट किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक तपस्वी फिगर की तरह दिखाया हुआ है, तपस्वी की तरह जो कि बहुत ज्यादा काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल है। तो उसके बाद के कुछ सालों में जो भारत माता की इमेज है ना, इसने अलग अलग फॉर्म्स ले ली, क्योंकि इसको सर्कुलेट किया जाता था पॉपुलर प्रिंट्स में और अलग अलग आर्टिस्ट इसको पेंट करते थे इमेज को। तो मदर फिगर को जो डिवोशन था ना, वो एक तरह से एक नेशनलिज्म, एक व्यक्ति के नेशनलिज्म का एविडेंस बन के उभरने लग गया था उस टाइम पर। तो देखो आइडियाज जो थे ना नेशनलिज्म को लेकर, वो एक तरह से एक मूवमेंट जो कि इंडियन फोकलोर को फिर से रिवाइव कर दे, उसके थ्रू भी आई है नेशनलिज्म के आइडियाज। लेट 19th सेंचुरी इंडिया था ना उस टाइम पर, तो नेशनलिस्ट लोगों ने जो फोक टेल्स, जिनको कोई भी बार्ड्स मतलब कवि लोग गाते थे, उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वो विलेज विलेज घूमे था, मतलब विलेजेस में घूमने लगे ताकि वो लोग फोकलोर्स और लेजेंड्स को रिकॉर्ड कर सके, इकट्ठा कर सके। ये जो टेल्स होती थी ना, उनका मानना था कि यही एक ट्रू पिक्चर देती है ट्रेडिशनल कल्चर की, जो कि आउटसाइड फोर्सेस के आने के कारण ना डैमेज हो चुकी है, करप्ट सी हो चुकी है। तो इसीलिए काफी जरूरी है कि इस फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया जाए, ताकि ना लोगों की जो नेशनल आइडेंटिटी है ना, वो एक तरह से डिस्कवर कर सके लोग, और फिर से एक अपने खुद के पास्ट में लोगों को प्राइड आने लगे, अपने भूतकाल पर लोग गौरव करने लगे। तो बंगाल में देखो रविंद्रनाथ टैगोर खुद से अलग अलग खुद से उन्होंने बैलेट्स, नर्सरी राइम्स या फिर मिथ्स, ये सब को कलेक्ट करने लगे ताकि वो ना एक फोक रिवाइवल कर सके। मेड्रॉस में देखो नतेशा शास्त्री, इन्होंने का एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन तमिल फोकलोर्स का, जिसका नाम था देखो द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, इसको पब्लिश किया। क्योंकि इनका मानना था कि फोकलोर जो है ना वो नेशनल लिटरेचर है और बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है। उनका मानना था कि ये सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन है लोगों के रियल थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब इनके थ्रू एकदम सही से दर्शाया जा सकता है। तो जैसे जैसे देखो नेशनल मूवमेंट बढ़ने लगा, डेवलप होने लगा, तो नेशनलिस्ट लीडर्स जो होते थे ना, ये ऐसे आइकन्स या सिंबल्स का बहुत ज्यादा अवेयर होने लग गए, क्योंकि इनकी हेल्प से वो लोगों को यूनाइट कर सकते हैं और उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग डाल सकते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में चल रहा था ना, एक ट्राई कलर फ्लैग इसको भी डिजाइन किया गया। तो इस ट्राई कलर फ्लैग में 8 लोटसेस थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक क्रेसेंट मून भी था जो कि हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 1921 में गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था। तो ये भी एक ट्राई कलर फ्लैग था। इसमें कौन कौन से कलर थे? रेड, ग्रीन और व्हाइट। और इसमें ना एक सेंटर में स्पिनिंग व्हील था जो कि गांधी जी का आइडिया था ना सेल्फ हेल्प का, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो एक तरह से इस फ्लैग को पकड़कर ऊंचा रख के मार्च करना ना एक तरह से डिफायंस का सिंबल बन गया था, मतलब कि हम ब्रिटिशर्स को नकारते हैं, इस तरह की बातों का सिंबल बन गया था। और साथ ही साथ देखो नेशनलिज्म बनाने का एक और भी तरीका था, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में लाने का एक और भी तरीका था, वो था हिस्ट्री की री इंटरप्रिटेशन। तो देखो 19th सेंचुरी के एंड से ही ना काफी इंडियंस जो थे वो ना उन
काफी जो इंडियंस थे ना, उन्होंने ऐसा फील करना शुरू कर दिया था कि एक सेंस ऑफ प्राइड जो है ना नेशन का, वो भरना पड़ेगा लोगों में। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा। देखो ब्रिटिशर्स कैसे देखते थे, ब्रिटिशर्स को इंडिया बैकवर्ड और प्रिमिटिव लगते थे, इंडियंस बैकवर्ड और प्रिमिटिव, जो कि खुद को गवर्न नहीं कर सकते। तो इसके रिस्पॉन्स में ना इंडियंस ने अपने पास्ट को देखना शुरू किया, जिसमें वो इंडिया की अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स को डिस्कवर कर सके। उन्होंने देखो अपने ग्लोरियस डेवलपमेंट्स जो कि उन्होंने पास्ट में किए हैं एंशियंट टाइम्स में, जब आर्ट और एग्रीकल्चर, साइंस और मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, इन सभी में इंडिया की भी काफी डेवलपमेंट्स रही है। तो इन सब के बारे में लिखने लगे। क्राफ्ट ट्रेडिशन, ये जब एंशियंट इंडिया में बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, उन सब के बारे में लिखा। तो उनका मानना था कि ये एक ग्लोरियस टाइम था जो कि बाद में डिक्लाइन आया इंडिया का, जब इंडिया को कोलोनाइज कर दिया गया। तो देखो ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज होती थी ना, लोग इनको पढ़ते थे तो उनके अंदर भी इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट्स रही है पास्ट को लेकर, उसके बारे में गौरव आता था। और जो उनको इंस्पायर भी करती थी कि वो ना जो माइजरेबल कंडीशंस है ना उनकी लाइफ के ब्रिटिश रूल के अंदर, उसके खिलाफ स्ट्रगल करे। तो ये जो एफर्ट्स रहे थे लोगों को यूनाइट करने के, इनमें ना काफी प्रॉब्लम भी आई। जब भी देखो किसी के पास्ट को ग्लोरीफाई करते हैं, सपोज हिंदू के पास्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या फिर इमेजेस जिनको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हिंदू आइकोनोग्राफी से ली हुई है, तो दूसरी कम्युनिटीज लेफ्ट आउट फील करती थी। कंक्लूजन, तो देखो एक ग्रोइंग एंगर उस टाइम पर कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में बढ़ रहा था। तो इसी के कारण अलग अलग ग्रुप्स जो थे या अलग अलग क्लासेस थी इंडियंस की, वो एक कॉमन स्ट्रगल में आ रहे थे, ताकि उनको ना 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में फ्रीडम मिल सके। तो कांग्रेस जो कि महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर थी ना, उन्होंने लोगों की अलग अलग शिकायतों को एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो कि इंडिपेंडेंस लाए, उसमें ऑर्गेनाइज किया एक मूवमेंट की फॉर्म में। तो इस तरह के मूवमेंट्स के थ्रू ही ना नेशनलिस्ट ने कोशिश की है कि एक नेशनल यूनिटी लोगों के बीच में आ सके। लेकिन देखो जैसा कि हमने देखा है कि अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस जो कि इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे ना, उनकी अलग अलग इच्छाएं या एक्सपेक्टेशन रहती थी। तो क्योंकि लोगों की अलग अलग शिकायतें थी, तो कॉलोनियल रूल से फ्रीडम का ना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब था। कांग्रेस ने कंटिन्यूअसली कोशिश की है कि ये डिफरेंसेस जो लोगों के बीच में, इनको कम कर सके, और ऐसा इंश्योर कर सके कि एक ग्रुप की डिमांड से है ना, उससे दूसरा ग्रुप एलियनेटेड ना फील करे, अलग अलग फील ना करे। तो देखो इन्हीं सब चीजों के बीच में कभी कभी देखो मूवमेंट के बीच में यूनिटी टूट भी जाती थी, क्योंकि एक की डिमांड मान ली या फिर तो दूसरा नाराज, इस तरह की बातों से एलियनेटेड फील करते थे ना। तो कांग्रेस की जो एक्टिविटी होती थी या फिर नेशनल यूनिटी जो होती है ना, ये एक तरह से डिसयूनिटी, लोगों के बीच में बार बार डिसयूनिटी हो जाती है या फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, इस तरह का फेज था वो उस टाइम का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब एक नेशन के थ्रू की तरह जब हम उभर के आ रहे थे ना, तो इस नेशन में काफी अलग अलग वॉइसेस थी जो कि कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मानती थी। एक वॉइस थी पीजेंट्स की, तो एक थी रिच कम्युनिटीज की, इस तरह से अलग अलग वॉइसेस थी जो कि फ्रीडम की डिमांड साथ में ही कर रही थी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।